करने वाले हैं कि ऐसी जॉब सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, पाने के लिए इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। जो आपका मैथ्स है वो आपको देखने को मिलता है, तेज कर देना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भारद्वाज, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी जॉब के बारे में जिसमें आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 70+ देखने को मिलती है। जी हाँ, हम उसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब है। अब ये जॉब कौन सी है? ये जॉब है IBPS AFO की जॉब, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब। एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जो कि बैंक्स में एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन और एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है। अब बात करते हैं कि इस बार अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि 2026 में हमें हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और हमें एकदम से आफ्टर डिग्री जॉब पे लगना है, यानी कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम है इसे क्रैक करना है, तो क्या आपके पास में आइडियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए? ये सारी की सारी कंप्लीट वीडियो इसी बात पे है और आपको एक एक पॉइंट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि अगर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री एग्रीकल्चर से की है और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें, 20 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे सेम यहाँ पे भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रिलैक्सेशन है। जैसे SC ST के केस में या 1984 के राइट्स के केस में आपका 5 इयर्स का है, यानी कि जो यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो आपकी 35 साल हो जाएगी। अगर OBC को बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि अपर एज लिमिट आपकी 33 साल हो जाएगी। और अगर आप PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो 10 इयर्स और ऐड कर लीजिए। तो बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर्स में आपने डिग्री की है तो आप इस जॉब को पाने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा IBPS AFO का एग्जाम है, जो ये जॉब है, क्यों स्टूडेंट्स में इसके लिए बहुत क्रेज है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकिंग जॉब्स के बेनिफिट्स के बारे में आप सबको पता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और आज की डेट में हर कोई जो गवर्नमेंट जॉब है उसे पाना चाहता है। सिक्योर आपका फ्यूचर हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो सैलरी है, पर्क्स है, बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बढ़िया आपका जो बोलते हैं ना कि करियर सेट हो जाएगा, वैसे ये जॉब है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेस कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो 65 से 75 के यहाँ पे है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो HR है, जो हाउस एंड रेंट अलाउंस है वो भी मिलता है। अगर पेट्रोल अलाउंसेस की बात करें वो भी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, TADA भी मिलता है। तो ओवरऑल आपको सारी की सारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो इस जॉब में देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई आज का बच्चा आप देखोगे अभी से सेकेंड ईयर से आगे जाके एग्जाम्स को क्रैक करने की जो तैयारी है अभी से शुरू कर देता है, ताकि आगे जाके वो किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सके और अपना अच्छा बढ़िया करियर बना सके। तो इस जॉब में भी अगर हम बात करें तो क्या क्या मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं 3 मेन स्टेजेस के बारे में। एक है प्री, एक है मेंस और एक है आपकी इंटरव्यू। प्री सबको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको सिर्फ पास करना है। लेकिन आज की डेट में आप लोग देखेंगे इसे पास करने के लिए भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। माना बहुत सारे एग्रीकल्चर के बच्चे कहते हैं कि मैम प्री में इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट्स आता है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो हमारी है वो इंग्लिश क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं होता है, या कई बार क्या होता है हम हिंदी लैंग्वेज के होते हैं, इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड ही नहीं होती है, हम डेली लाइफ में इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, स्किल्स पे काम ही नहीं किया होता, जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को काफ़ी टाइम आपने देखा होगा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देन सिमिलरली अगर हम क्वांट्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में आते हैं एक आधा कोर्स आपको इसमें देखने को मिलता है, जैसे स्टैट्स का कोर्स आप देख सकते हो, या अगर आप बायो आपने +1 +2 में रखा तो बेसिक एलिमेंट्री जो आपका मैथ्स है वो आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 3 नए सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, एक है क्वांट्स, एक है रीजनिंग और एक है इंग्लिश। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस के साथ में इसे बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो।
क्या होता है, इंग्लिश की हाफ वेटेज होती है। क्वांट्स एंड रीजनिंग की अगर आप देखोगे तो फुल वेटेज होती है, यानी कि अगर हम देखेंगे 50-50-50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वांट्स और रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो 25 नंबर के होंगे। आपको इन तीनों को अलग अलग से क्वालिफाई करना पड़ता है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इंग्लिश की कट ऑफ पास कर ली, रीजनिंग की पास कर ली, क्वांट्स की पास कर ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि सेक्शनल और ओवरऑल दोनों ही कट ऑफ को आपको यहाँ क्वालिफाई करना पड़ता है। अब एक बहुत ही क्लियर बात यहाँ पे है, वेटेज क्वांट्स एंड रीजनिंग के मार्क्स का ज़्यादा है क्वेश्चन वाइज। तो अगर आप क्वांट्स एंड रीजनिंग पे पक्की पकड़ बना लेते हैं तो आप डेफिनेटली स्टेज को इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बस प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आपको इसकी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपको बायलिंगुअल में देखने को मिलेंगे। तो आराम से आपका ये जो प्री वाला सेक्शन है ये निकल जाएगा। दूसरा, मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, ये आपका फाइनल मार्क्स में ऐड होता है, फाइनल वेटेज बनाता है। तो जो मेंस का आपका क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं। और बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 45 मिनट्स का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो जो आपका स्टेज 3 है वो इंटरव्यू का है। मेंस और जो आपका इंटरव्यू है इन दोनों को मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है। 60 नंबर का आपका मेंस होता है जिसे 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और आपका 20 नंबर का बेसिकली इंटरव्यू होता है। ओवरऑल फिर 100 में से आपकी जो फाइनल मेरिट है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। नाउ अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम ये जो IBPS AFO है 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं, तो कैसे हम इस बार 2026 का जो IBPS AFO का एग्जाम है इसे क्रैक करें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी बच्चे इस साल IBPS AFO 2026 का एग्जाम देने वाले हैं उनकी प्री की तैयारी तो पहले से ही चल रही है, लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अगस्त महीने के एंड में है। तो प्री का जो एग्जाम है आप सबको पता है अगस्त में एक्सपेक्टेड है, 29 अगस्त तक आपका होगा, क्योंकि IBPS ने पहले अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया था। तो आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा आपको तेज़ कर देना है। मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्री में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं। पहला है स्पीड और दूसरा है स्पीड के साथ बेटा एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, है ना। और ये स्पीड और एक्यूरेसी कब आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। जितना प्री को प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्री आपको आएगा, सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन और प्रैक्टिस इसे तेज कर दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो अब लगाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ हाई टाइम कि अब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस को शुरू कर देना चाहिए आपको। दूसरा, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको पता चले कि कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उनमें से भी मैं कितने इनकरेक्ट कर रहा हूँ, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको पूरा एनालिसिस भी उसका करना पड़ेगा। इसीलिए फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उनको आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया हो सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बाद में आपका पहले प्री अगस्त में हो जाएगा, और जो आपका नवंबर मंथ है, नवंबर मंथ में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो प्री के बाद अगर आप देखोगे अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने लगभग आपके पास में रहेंगे जिसमें आप मेंस की जो रिवीजन होगी उसे अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि प्री का एग्जाम अगस्त में है तो अभी जून में ही वो क्या करेंगे, मेंस को छोड़ देंगे कि अभी मेंस को छोड़ते हैं, बस प्री ही पढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्री को भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप मेंस का कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ते रहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर इतना लंबा गैप कर दोगे, जून से लेके अगस्त एंड तक का गैप कर दोगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि आपको जो चीज़ें आपने पहले से अच्छे से भी पढ़ी होंगी ना, अगर एक्टिव रिकॉलिंग ना मिले, एक्टिव रिविजन्स ना मिले, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। इसीलिए आप क्या करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा मेंस आप पढ़ते रहिए, मेंस को बिल्कुल मत छोड़िए। प्री के ऊपर फोकस ज़रूर करिए, लेकिन मेंस को अभी नहीं छोड़ना है। अगर मेंस छोड़ना होगा तो जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे 2-3 हफ्ते पहले आप प्री पे फोकस करिए, उस टाइम पे मेंस छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका प्री हो जाए दोबारा से मेंस की तैयारी में, मेंस के रिविजन्स में आप लग जाइए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू राउंड, तो डेफिनेटली इंटरव्यू राउंड की जब हम बात करते हैं, मेंस के बाद आपको टाइम मिल जाता है कि आप बैंकिंग रिलेटेड जो अवेयरनेस है या इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है वो कर पाएँ। तो अभी के लिए आपको जो मेन फोकस रखना है वो आपका प्री पे बहुत ज़्यादा रखना है और मेंस को भी नहीं छोड़ना है।
तो प्री में हम बोले हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जैसे सेक्शनल कट ऑफ को भी पास करना पड़ेगा और ओवरऑल को भी पास करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस्ड स्कोर लेके चलना पड़ेगा। क्वांट्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इंग्लिश की भी जो कट ऑफ है उसे भी आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार इंग्लिश से डरते हैं, उनको ना जो ग्रामर रूल्स हैं उनसे डर लगता है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा होता। तो जो भी नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार तो मुझे प्री देना ही देना IBPS CFO का, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको और एग्जाम्स भी देने, तो आप अभी से कुछ ना कुछ स्टोरीज, कुछ ना कुछ नॉवेल्स, इनको पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर्स को, स्पेशली द हिंदू को पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपका ग्रामर भी स्ट्रांग हो और साथ में जो आपकी वोकेबलरी है वो भी बहुत स्ट्रांग हो। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इन पे भी बहुत अच्छे से काम करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते भी हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब पेपर देते हैं, अगर उन्होंने IBPS CFO टारगेट रखा है तो सिर्फ वो IBPS CFO का ही पेपर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी करना चाहिए कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हैं या जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें जो आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस आना है, तो उन एग्जाम्स को ज़रूर दीजिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो नर्वसनेस के कारण ही बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अलग अलग एग्जाम्स देते रहिए। इससे आपको एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और वो जो एक फेयर रहता है ना, डर रहता है, नर्वसनेस रहती है, वो नर्वसनेस भी आपकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जितने भी आपके जो जो एग्जाम्स हैं उनको देते रहिए, चाहे PO का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका प्री का पार्ट आता है। इससे क्या होगा कि आपको बढ़िया तरीके से एक जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसमें बैठने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में 60 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बहुत हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का पार्ट है, प्लांट पैथो का पार्ट है, कुछ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सीड साइंस का पार्ट है, फिशरीज का है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इन सब सब्जेक्ट से आपको एक्सटेंशन का आपका है, स्कीम का पार्ट है। इन सारी चीज़ों से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर कि जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अच्छी खासी पकड़ सब्जेक्ट्स पे बना लें, और साथ ही साथ ये भी देखें कि पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे कि आप एग्रोनॉमी में देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस सेक्शन से कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आया है, किस सेक्शन से सुपरफिशियल क्वेश्चन आया है ना। तो उस तरह से अगर आप एनालाइज करके पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ जब आप रिवीजन करते हैं, उन चीज़ों को तो रिवाइज करिए जो आपको आती हैं, लेकिन जो नहीं आती उन पर ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि आपका जो चीज़ें नहीं आती है वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी लर्न होना शुरू हो जाएं, और एंड मोमेंट तक जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से चीज़ें आ जाएं। तो आपको अच्छे से जितने भी हाई एलडी टॉपिक है उन पे आपको फोकस करना है। जैसे आप अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, ब्रीड से क्वेश्चन आता है, डिजीज से क्वेश्चन आता है, पोल्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। वैसे अगर आप एग्रोनॉमी की बात करेंगे, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन इत्यादि पे क्वेश्चन आते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे कौन सा है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या किसी क्रॉप की किसी डिजीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या किसी बेनिफिशियल इंसेक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सारे जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं ना, इन हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आपको ज़रूर पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है, और जो आपकी करंट स्कीम्स वगैरह हैं उनको भी आपको कवर करना है। आप PIB की साइड से भी कवर कर सकते हैं, स्पेसिफिक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको भी कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितना भी आपका मेन एग्रीकल्चर का डेटा है उसे भी आपको कवर करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि मैम इस टाइम पे हम लोग एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो मान लीजिए सेकंड ईयर का बच्चा है, थर्ड ईयर का बच्चा है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मेंस की तो तैयारी कर ही रहे होंगे, साथ में प्रीलिम्स की तैयारी भी वो वहाँ पे करना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्री का भी थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर होता रहेगा, और जो मेंस है, मेंस में आप अपने सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आपको जितने बच्चे अभी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अभी से इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दीजिए। जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, नॉवेल्स वगैरह हैं, स्टोरीज वगैरह हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे अभी राइट नाउ 2026 में क्लियर करना चाहते हैं, वो अपना 100% एफर्ट्स इस एग्जाम पे लगा दो, 100% अपना दे दीजिए। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड रिविजन्स करने हैं। अब ये टाइम नहीं है कि इस टाइम पे आप नॉवेल्स वगैरह पे जाओगे, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, और साथ ही साथ में आपको मेनली जो आपका प्री का पार्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, अगर आपका प्री आपको लगता है वीक है। क्योंकि अगर प्री क्लियर करोगे तभी तो मेंस में जाओगे ना, इसीलिए आपको प्री के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करना है, लेकिन मेंस को आपको छोड़ना नहीं है।
PYQ जरूर लगाइए, वो आपको आइडिया देते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उनको डेप्थ में सीखिए, क्योंकि IBPS में डेप्थ में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपको पता चले मुझे कौन से टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तीसरा, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, देखिए कि मेरा गलत आंसर क्यों हुआ, क्या रीजन होगा, क्या इसका सही कॉन्सेप्ट है। डिस्कस करिए, अगर आपके पास में आसपास कोई और भी आपका फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है, उससे डिस्कशन करिए। डिस्कशंस करके आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और साथ ही साथ लास्ट में जितनी भी आप चीज़ें कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि एंड टाइम पे आपका जो रिवीजन है वो बढ़िया हो सके, ईजी हो सके। तो जितने बच्चे 2026 में अब IBPS CFO का एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा या प्रियंका मैम PW पे कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका हर एक डाउट, हर एक क्वेरी सॉल्व हो पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन सारी बातों पे ध्यान देंगे।